एकलव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, आप सभी लोग जी जान से जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, उसी परीक्षा की तैयारी में राजस्थान का जो भाग है उसमें राजस्थान जीके में पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट आता है, उस पार्ट को मैं आपको यूट्यूब पर निःशुल्क पूरी तरह से उपलब्ध करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में सबसे पहली चीज आती है राज व्यवस्था। राजस्थान की राज व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं राज व्यवस्था, और राज व्यवस्था में सबसे पहली चीज यही वर्ड पढ़ते हैं कि राज व्यवस्था क्या होती है। देखिए दोस्तों, राज्य, यदि हम राज्य की बात करें तो राज्य क्या होता है। राज्य वैसे तो आपको पता है कि राज्य के कई मायने होते हैं। जैसे राज्य का यदि मैं राजस्थान भी हमारा एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी राज्य है, तमिलनाडु भी राज्य है, यानी कि वैसे हमारे भारत की यदि मैं बात करूं तो पूरे 28 राज्य हमारे भारत में है। ठीक है, अब दूसरा यदि मैं दूसरे परिप्रेक्ष्य में राज्य की बात करूं तो राज्य होती है किसी भी समाज की राजनीतिक जो संरचना होती है, समाज की राजनीतिक संरचना राज्य कहलाती है। कौन सी संरचना कहलाती है? समाज, राजनीतिक जो संरचना होती है किसी भी समाज की, वो राज्य कहलाती है। राज्य की यदि मैं बात करूं तो राज्य एक अमूर्त अवधारणा होती है, क्योंकि राज्य को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। राज्य एक अमूर्त अवधारणा होती है, इस अमूर्त अवधारणा को सिर्फ महसूस किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता। जबकि देखने का जो स्वरूप होता है उसका वो होता है शासन। किसी भी राज्य का जो शासन होता है वो उस राज्य की मूर्त अवधारणा होती है, उस राज्य की मूर्त अवधारणा होती है। देखिए दोस्तों, यदि मैं राज्य की बात करूं तो राज्य के 4 अंग होते हैं, अनिवार्य होते हैं। 4 तत्व होते हैं राज्य के, और वो चारों तत्व राज्य के अनिवार्य होते हैं। चारों तत्वों में यदि मैं बात करूं तो चारों तत्वों में सबसे पहला जो तत्व आ जाता है वो आ जाता है हमारा भूभाग, यानी कि क्षेत्रफल। पहला भाग कौन सा आ जाता है? भूभाग यानी कि क्षेत्रफल। यानी कि राज्य की शर्तों को पूरा करने के लिए ये चारों चीज उसके पास अनिवार्य रूप से होना जरूरी है। दूसरा, उस भूभाग पर रहने वाली जनसंख्या, यानी कि वहां पर रहने वाले नागरिक होने चाहिए। और तीसरा होता है शासन, और चौथा आ जाता है संप्रभुता। चौथा कौन सा आ जाता है? संप्रभुता। यदि मैं जनसंख्या की बात करूं तो इसका मतलब उस भूभाग पर रहने वाले जो नागरिक होंगे वो वहां की जनसंख्या कहलाएंगे। तीसरा पार्ट आ जाता है शासन का, यानी कि वहां का जो राजनीतिक स्वरूप है वो कैसा है, वो उसका राजनीतिक स्वरूप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आ जाती है संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब होता है कि उस राज्य को अपने ही अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्णय लेने का जो पावर होता है, जो अधिकार होता है, वो कहलाती है उसकी संप्रभुता। इसका मतलब ये होता है कि उस राज्य के ऊपर किसी और शक्ति का या किसी और राज्य या किसी और देश का नियंत्रण नहीं है, वो कहलाता है संप्रभुता। यानी वो अपने आप में पूरी तरह से स्वतंत्र है किसी भी निर्णय को लेने के लिए, वो होती है संप्रभुता। अब यदि मैं शासन की बात करूं तो शासन के 3 अंग होते हैं। शासन के कितने अंग होते हैं दोस्तों? 3 अंग। पहला जो अंग आता है शासन में वो आता है हमारा कार्यपालिका। दूसरा आता है हमारा विधायिका, और तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, जैसे कार्यपालिका का काम क्या होता है? कार्यपालिका करती है कानूनों को पालन करवाने का काम करती है। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम होता है विधि का निर्माण करना, और जो विधि विधायिका द्वारा बनाई जाती है उन्हीं विधियों को पालन करवाने का जो कार्य करती है हमारी, वो करती है कार्यपालिका। तीसरा आ जाता है न्यायपालिका। न्यायपालिका लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है।
न्याय दिलाने का कार्य है। और कार्यपालिका और न्याय विधायिका के अंदर जो भी डिस्प्यूट होता है, जो भी विरोध होते हैं, उनको सुलझाने का काम भी न्यायपालिका का ही होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो शासन के यदि मैं राज्य व्यवस्था की बात करूं तो राज्य क्या होता है, किसी भी समाज की राजनीतिक संरचना होती है। राज्य एक अमूर्त अवधारणा होती है और शासन उसकी मूर्त रूप होता है। यानी कि राज्य को हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन शासन का स्वरूप हमें पता चल जाता है कि वहां पे शासन का स्वरूप कैसा है, राजतंत्रात्मक है, लोकतंत्रात्मक है, ये सारी चीजें किसमें हमें देखने को मिल जाती है। अब राज्य के मैं आपको बताता हूँ, राज्य के 4 अनिवार्य तत्व होते हैं। पहला जो तत्व होता है वो होता है भूभाग, दूसरा तत्व होता है जनसंख्या, तीसरा तत्व होता है शासन और चौथा जो तत्व होता है वो होता है संप्रभुता। उसके बाद यदि शासन की बात करूं तो शासन के भी 3 अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है वो होता है कार्यपालिका, दूसरा जो अंग होता है वो होता है विधायिका और तीसरा अंग होता है न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं स्वरूप की कि शासन का जो स्वरूप होता है वो किस तरह का होता है, उसमें हम देखते हैं कि राज्य सरकार के बारे में वैसे हमारा जो संविधान है उस संविधान में 22 भाग है, लेकिन संविधान का जो भाग 6 है उस भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन मिलता है। इसका मतलब ये होगा कि हमें राज्य सरकार के बारे में जो भी कुछ जानना होगा हमें संविधान का कौन सा भाग पढ़ना पड़ेगा, भाग 6 पढ़ना पड़ेगा। अब यदि इस भाग 6 की बात करूं तो इस भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 152 से लेके 152 से लेकर 237 तक आते हैं। इन 152 से लेकर 237 तक के जो अनुच्छेद हैं उन सभी को पढ़ने के लिए हम राज्य सरकार को 3 भागों में बांट लेते हैं। पहला जो भाग पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे कार्यपालिका का। कार्यपालिका देखिए दोस्तों, कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं तो कार्यपालिका के जो आर्टिकल स्टार्ट होते हैं, अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं, वो 153 से लेके 167 तक आते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे विधायिका। और विधायिका के लिए जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो अनुच्छेद 168 से लेके 212 तक आते हैं। और तीसरा जो भाग आता है वो आता है हमारा न्यायपालिका। और उस न्यायपालिका के लिए जो अनुच्छेद स्टार्ट होते हैं वो 214 से लेकर 237 तक आते हैं। देखिए दोस्तों, कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं तो कार्यपालिका में सबसे पहले हमारा जो आ जाता है वो राज्यपाल आ जाता है। और राज्यपाल के लिए आर्टिकल लिखा हुआ 153, यानी कि राज्यपाल के जो पद के बारे में लिखा हुआ है वो आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है। उसके बाद राज्यपाल के साथ में हमारी मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद आ जाती है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है उसके लिए आर्टिकल 164 लिखा हुआ है और मंत्री परिषद के लिए आर्टिकल 163 लिखा हुआ है। कार्यपालिका की यदि मैं बात करूं तो कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है स्थायी और दूसरी होती है अस्थायी कार्यपालिका। देखो दोस्तों, स्थायी कार्यपालिका में हमारे जो सरकारी सेवक होते हैं, जैसे आईएएस अधिकारी है, आरएस अधिकारी है, वो सारे के सारे हमारी सरकारी सेवक जो होते हैं वो सारे के सारे स्थायी कार्यपालिका में आ जाते हैं। उसके बाद अस्थायी कार्यपालिका में हमारे जितने भी राजनीतिक सेवक होते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं हमारे अस्थायी कार्यपालिका में। अस्थायी में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि बेटा ये 5 साल के बाद में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद में आती है हमारी विधायिका। अब यदि राज्यों के स्वरूप की बात करूं तो राज्यों के स्वरूप में जैसे केंद्र के अंदर हमारी संसद होती है, वैसे ही राज्यों के अंदर जो होता है वो होता है हमारा विधानमंडल। क्या होता है दोस्तों? विधानमंडल। ठीक है दोस्तों, विधानमंडल के लिए यदि मैं आर्टिकल की बात करूं तो अनुच्छेद आता है 168। ठीक है, जिस तरह से मैं देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि संसद 3 से मिलकर बनी होती है, राष्ट्रपति भी आता है, राज्यसभा भी आती है और लोकसभा भी आती है। उसी तरह से हमारा जो विधानमंडल है, विधानमंडल भी 3 से मिलकर बना होता है। उन तीनों में सबसे पहले आ जाता है राज्यपाल, दूसरी आ जाती है हमारी विधान परिषद,
और तीसरी आ जाती है हमारी विधान सभा। देखिए दोस्तों, राज्यपाल के लिए जैसे मैंने आपको अभी बताया था आर्टिकल आता है 153, विधान परिषद के लिए आर्टिकल आ जाता है 169 और विधानसभा के लिए आर्टिकल आ जाता है 170। देखिए दोस्तों, राज्यपाल, विधान परिषद और विधानसभा, यदि मैं बात करूं कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषद नहीं है, मात्र और मात्र 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में विधानसभा है। ठीक है, यानी कि बाकी सभी राज्यों में विधानमंडल में सिर्फ राज्यपाल और विधानसभा ही शामिल होते हैं। उसके बाद यदि मैं बात करूं न्यायपालिका की, तो न्यायपालिका में हमारे देश के अंतर्गत जो न्यायपालिका है उसमें एक हायरार्की नजर आती है, यानी कि सबसे ऊपर आता है सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से नीचे आ जाता है हमारा हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे आ जाते हैं हमारे अधीनस्थ न्यायालय। तो राज्यों की यदि मैं बात करूं तो राज्यों में सबसे ऊपर जो होता है वो होता है उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय, और उच्च न्यायालय की यदि मैं बात करूं तो आर्टिकल आ जाते हैं 214 से लेके 232 तक। ठीक है, और उसी के अधीन में आ जाते हैं अधीनस्थ न्यायालय, और अधीनस्थ न्यायालय के लिए जो आर्टिकल आ जाते हैं वो आ जाता है 233 से लेके 237 तक। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हो गया राज्य का स्वरूप। ठीक है, संविधान के कौन से भाग में लिखा हुआ है? भाग 6 में लिखा हुआ है। भाग 6 में आती है राज्य सरकार, अनुच्छेद लिखे हुए 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि शासन है उसको 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला आता है कार्यपालिका, दूसरा आ जाता है विधायिका, तीसरा आ जाता है न्यायपालिका। कार्यपालिका की बात करूं तो आर्टिकल आ जाते हैं 153 से 167 तक। उसके बाद विधायिका के जो आर्टिकल आ जाते हैं 168 से 212 तक। उसके बाद न्यायपालिका के लिए जो आर्टिकल आते हैं वो 214 से 237 तक आर्टिकल आ जाते हैं। उसके बाद में यदि मैं बात करूं तो सबसे पहले हम कार्यपालिका स्टार्ट करते हैं, और कार्यपालिका में हम सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यपाल को। किसको पढ़ते हैं? राज्यपाल को पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, आ रहे राज्यपाल पद। देखिए दोस्तों, राज्यपाल का जो पद है वो 153 में लिखा हुआ है। अब यदि थोड़ा सा राज्यपाल के बारे में बात करें कि राज्यपाल दो तरह से काम करता है। राज्यपाल 2 तरह से काम करता है। 2 तरह के कामों में सबसे पहला यदि मैं देखूं तो राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। केंद्र सरकार के प्रतिनिधि, केंद्र सरकार का प्रतिनिधि क्यों होता है बेटा? क्योंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, और राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह के माध्यम से राज्यपाल की नियुक्ति करता है। इसलिए इसको माना जाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में प्रत्येक राज्य में कार्य करता है। दूसरा यदि मैं बात करूं कि जो राज्यपाल होता है वो राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का, राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि राज्यपाल का जो पद है आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या लिखा हुआ है दोस्तों? कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद यदि मैं इसके पद की बात करूं, इसका जो पद लिया गया है वो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। 1935 के भारत शासन अधिनियम से राज्यपाल के पद के बारे में लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यदि मैं बात करूं कि एक संविधान संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन, और उस 7वें संविधान संशोधन में यह लिखा गया कि एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही व्यक्ति को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। क्या लिखा गया? कि एक ही व्यक्ति को
एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है। एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल बनाया जा सकता है। और ये सब किसके द्वारा किया गया था? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 153 राज्यपाल दो काम करता है। पहला काम करता है केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में। दूसरा क्या काम करता है? राज्य की जो कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख किसे माना जाता है? राज्यपाल को माना जाता है। तीसरा आता है कि जो आर्टिकल 153 में लिखा हुआ है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। उसके बाद राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया है 1935 के भारत शासन अधिनियम से। उसके बाद में लिखा गया है कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों में राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अब ये जो 7वां संविधान संशोधन है इसकी थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चेक करते हैं कि 7वां संविधान संशोधन क्यों किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956। देखिए दोस्तों, स्वतंत्रता के समय हमारे जितने भी राज्य थे उन सभी राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था। और वो जो 4 श्रेणियां थी वो थी ए, बी, सी और डी। स्वतंत्र हो गया था। स्वतंत्र होने के बाद में हमारे देश में कम से कम 552 प्लस देशी रियासतें थी। और इन 552 देशी रियासतों को एकीकरण का जो कार्य दिया गया था वो दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को। उनसे कहा गया था कि इन देशी रियासतों का एकीकरण करना है। उसके बाद में क्या हुआ? जब राज्यों के निर्माण की बात आई तो सबसे पहले हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात उठी। और उसके लिए सबसे पहले 1948 में स्वतंत्रता के बाद ही एक आयोग का गठन किया जाता है, एस के धर आयोग। उसके बाद में 1948 में ही एक जेवीपी समिति बनाई जाती है। ये दोनों समितियां और आयोग भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार कर देते हैं। उसके बाद में 1952 में मैसूर राज्य से एक आंदोलन उठता है और उस आंदोलन में मैसूर के एक बहुत बड़े कांग्रेसी नेता थे श्री रामल्लू कोटी, उनकी मृत्यु हो जाती है भूख हड़ताल के बाद में। जैसे ही उनकी मृत्यु होती है पंडित नेहरू के सामने एक दबाव आ जाता है और वो 1 अक्टूबर 1953 को पहला भाषाई आधार पर राज्य बना देते हैं आंध्र प्रदेश को। यानी 1 अक्टूबर 1953 को भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया जाता है। 1 अक्टूबर 1953 को गठन होने के बाद में एक आयोग बनाया जाता है जिसको बोलते हैं फजल अली आयोग। उन्नीस सौ 1953 में ये आयोग बनता है और आयोग बनने के बाद में 1955 में ये अपनी रिपोर्ट देता है और 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया जाता है। और उस 7वें संविधान संशोधन के तहत भारत के संविधान का जो भाग 7 था, भाग 7 अनुच्छेद 238 को निरस्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 238 को क्या कर दिया जाता है? निरस्त कर दिया जाता है। ये आता है संविधान का भाग 7, यानी कि भाग 7 था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 द्वारा इसको क्या कर दिया गया? समाप्त करके 7वें संविधान संशोधन द्वारा नया एक राज्यपाल के पद को भी सृजित किया गया। अब यदि राजस्थान के संदर्भ की बात करें तो राजस्थान के संदर्भ में देखें कि 7वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या चीजें हुई। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा देखिए दोस्तों, राजस्थान का जब एकीकरण हो रहा था, जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान का एकीकरण का जो चरण है वो 7 चरणों में पूरा होता है। और उन्हीं 7 चरणों में एक चरण ऐसा था जब 30 मार्च 1949 को 30 मार्च 1949 को राजस्थान में राज प्रमुख का पद बनाया जाता है। राज प्रमुख का पद बनाया जाता है और ये एकमात्र राज प्रमुख, पहले और अंतिम राज प्रमुख थे वो थे सवाई मानसिंह सेकंड।
सवाई मानसिंह सैगल। उसके बाद में क्या होता है कि 7वें संविधान संशोधन द्वारा इस राज प्रमुख के पद को खत्म कर दिया जाता है और राज प्रमुख के पद की जगह राज्यपाल का पद बनाया जाता है। कौन सा पद बनाया जाता है? राज्यपाल का पद बनाया जाता है। और उस राज्यपाल के पद के लिए सबसे पहले व्यक्ति गुरमुख निहाल सिंह को राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जाता है। और इनकी जो नियुक्ति की जाती है वो नियुक्ति की जाती है 25 अक्टूबर 1956 को। 25 अक्टूबर 1956 को इनको नियुक्त किया जाता है और 1 नवंबर 1956 को ये अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं। कार्यभार ग्रहण करते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यदि मैं बात करूं कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल गुरमुख निहाल सिंह बने थे, और यदि वर्तमान राज्यपाल की बात करूं, वर्तमान राज्यपाल हरिभाऊ किशन बागड़े। हरिभाऊ किशन बागड़े ये 31 जुलाई 2024 को 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। कौन से राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं बेटा? 45वें राज्यपाल के रूप में शपथ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो 7वां संविधान संशोधन था उसके तहत कई सारी चीजें की गई, जैसे राज प्रमुख के पद को हटाया गया, राज्यपाल का पद बनाया गया। और उसके बाद में राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनते हैं गुरमुख निहाल सिंह, जिनकी नियुक्ति की जाती है 25 अक्टूबर 1956 को, और वो अपना कार्यभार ग्रहण करते हैं 1 नवंबर 1956 को। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं कि इसी समय जो इसमें 7वें संविधान संशोधन में मैंने अभी आपको बताया था कि जो ABCD बने हुए थे उन सबको खत्म कर दिया जाता है, और उसी के साथ में लोकसभा की सीटों में भी इसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। तो ये था हमारा 7वां संविधान संशोधन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं राज्यपाल के पद के बारे में। ठीक है, अब राज्यपाल के पद की बात करें तो राज्यपाल के 153 आर्टिकल 153 में राज्यपाल का पद लिखा हुआ है। अब आता है 154 आर्टिकल, पढ़ते हैं 154 अनुच्छेद 154। देखो दोस्तों, अनुच्छेद 154 में लिखा हुआ था है कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख, कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख होता है। कौन होता है? राज्यपाल। ठीक है, अब यदि देखो दोस्तों, यदि मैं वास्तविक प्रमुख की बात करूं तो कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री। वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख का मतलब होता है कि संविधान के अनुसार कार्यपालिका में, यानी कि राज्य की कार्यपालिका में जो भी काम किया जाएगा वो सब राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। उसके बाद लेकिन उन सभी कार्यों को करने वाला जो व्यक्ति होगा वो वास्तविक प्रमुख होता है हमारा मुख्यमंत्री। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि इसकी जो शक्तियां आती है कार्यपालिका शक्तियों में, ये क्या करता है? नियुक्तियां करता है। क्या करता है? नियुक्तियां। ये हम इसकी कार्यपालिका शक्तियों में पढ़ेंगे। उसके बाद में आता है बेटा अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 की बात करूं तो अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो लिखी गई है आर्टिकल 155 में, और 155 में लिखी गई है
उसमें लिखा गया है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर करता है एक मुद्रा सहित अधिपत्र पर। मुद्रा सहित अधिपत्र पर अपने हस्ताक्षर करता है और उससे राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, अब यदि इसकी बात करें कि जो नियुक्ति है उसके जो प्रावधान है वो लिया गया है कनाडा के संविधान से। कहां से लिया गया है दोस्तों? कनाडा के संविधान से। देखिए दोस्तों, अब ये बात करते हैं नियुक्ति की। तो आप जैसे कई साथियों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर राष्ट्रपति को तो हम निर्वाचित करते हैं लेकिन राज्यपाल को हम नियुक्त क्यों करते हैं? राज्यपाल को भी निर्वाचित कर देना चाहिए था। देखिए दोस्तों, संविधान सभा में जब इस बात पर बहस की गई तो उन्होंने लिखा कि हम राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे, क्योंकि निर्वाचित करने से बहुत सारी चीजों में फर्क आ जाता है। देखिए दोस्तों, निर्वाचित यदि हम राज्यपाल को करते तो पहली चीज तो ये होती है कि निर्वाचन करने से व्यक्तियों में अलगाववाद पैदा होता है, यानी कि द्वंद्वता पैदा होती है। अलगाववाद व द्वंद्वता पैदा होती है। दूसरा क्या होता है? चुनाव के खर्चे भी होते हैं। क्योंकि देखो दोस्तों, मुख्यमंत्री का भी चुनाव करवाना होता है। अब यदि राज्यपाल का भी चुनाव करवाएंगे तो इतने खर्चे कहां से वहन करेंगे? राज्य सरकार कैसे उठाएगी चुनाव का खर्चा? दूसरी चीजें क्या होती है कि यदि दोनों को, यदि सीएम और गवर्नर दोनों को ही नियुक्त किया जाए, यानी कि दोनों को ही निर्वाचित किया जाए, तो ये लोग एक दूसरे की बातें क्यों सुनेंगे? ये बोलेगा मैं भी निर्वाचित हूं, मेरे को भी जनता द्वारा चुना गया है, ये बोलेगा मेरे को भी जनता के द्वारा चुना गया है। तो हम, यानी कि इस राज्यपाल के पद का जो पौधा होता है वो बड़ा होता है, तो वो सीएम की किसी भी बात को मानने से इनकार कर सकता है। इसलिए राज्यपाल के लिए हमने रखा गया कि राज्यपाल को सिर्फ क्या करेंगे? हम नियुक्त करेंगे, ना कि निर्वाचित करेंगे। ठीक है। उसके बाद में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है वो की जाती है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर। केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर, इसका मतलब प्रधानमंत्री की सलाह पर राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है आर्टिकल 156। आर्टिकल 156 में लिखा हुआ है राज्यपाल का कार्यकाल। 156 में आ जाता है कार्यकाल। देखिए दोस्तों, राज्यपाल पद के लिए जो सामान्यतः कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन राज्यपाल हमेशा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। प्रसाद पर्यंत का मतलब समझते हो दोस्तों? इसका मतलब ये होता है कि जब राष्ट्रपति चाहेगा इसको हटा सकता है और जब राष्ट्रपति का मन करेगा तो भी इसको बना सकता है। ये होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है। इस तरह से राज्यपाल का जो कार्यकाल होता है वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। दूसरा, राज्यपाल के अपने पद पर रहते हुए स्थानांतरण भी किया जा सकता है। एक राज्य से दूसरे राज्य में इसका स्थानांतरण भी किया जा सकता है। उसके बाद में अब आती है कि यह जो त्यागपत्र देता है राज्यपाल, वो त्यागपत्र किसको देता है? राज्यपाल जो त्यागपत्र देता है बेटा, वो जो त्यागपत्र देता है वो देता है राष्ट्रपति को। किसको देता है? राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है। अब इसमें एक सवाल उठता है कि सर, जिस तरह से राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित किया जा सकता है, क्या राज्यपाल को भी पुनः निर्वाचित कर सकते हैं? जी हां, कर सकते हैं, लेकिन एक सुधार आयोग बना था, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग।
जिसके अध्यक्ष बने थे मोरारजी देसाई। उन्होंने इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यपाल को सिर्फ एक बार चुना जाना चाहिए, यानी कि राज्यपाल को नियुक्ति सिर्फ एक बार ही दी जानी चाहिए, एक से अधिक बार राज्यपाल को नियुक्ति नहीं दी जानी चाहिए। ये किसमें कहा गया? प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग में कहा गया। आर्टिकल 156 में हम देखते हैं राज्यपाल का कार्यकाल, और राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है। राज्यपाल का अपने पद पर रहते हुए कहीं भी स्थानांतरण किया जा सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य में। उसके बाद यदि त्यागपत्र की बात करें तो राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। उसके बाद प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति मात्र एक बार होनी चाहिए, उससे ज्यादा बार राज्यपाल की नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में यदि मैं बात करूं आर्टिकल 157 में, देखिए दोस्तों आर्टिकल 157 में लिखा हुआ है राज्यपाल पद की योग्यता। पद की योग्यता देखिए दोस्तों, योग्यताओं की यदि मैं बात करूं तो सबसे पहली जो योग्यता आ जाती है वो आती है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए। पहली योग्यता क्या होनी चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता आनी चाहिए कि वो 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। पहली योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता क्या है? 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। देखो बेटा, कई बच्चों को इस आयु में कंफ्यूजन रहता है, तो मैं आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। एक चीज याद रखना, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दोस्तों राज्यपाल, इन तीनों के लिए चाहिए 35 वर्ष। कितनी चाहिए बेटा? 35 वर्ष चाहिए। उसके बाद लोकसभा और विधानसभा, इनके लिए उम्र होनी चाहिए 25 वर्ष। कितनी चाहिए? 25 वर्ष। उसके बाद यदि विधान परिषद और राज्यसभा, उसके लिए आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। यानी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इन तीनों के लिए तो चाहिए क्या? 35 वर्ष। लोकसभा और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए आयु 25 वर्ष। विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए आयु चाहिए 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके आयु वाला पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली यही से सवाल पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए कितने उम्र की आवश्यकता होती है। दूसरा, देखिए दोस्तों, इसमें राज्यपाल पद के लिए कहीं भी पढ़े लिखे होने की शर्त नहीं लिखी हुई है। पढ़े लिखे होने की शर्त नहीं है। एक सामान्य जो परिपाटी बनी आ रही है, परंपरा जो बनी आ रही है, वो ये परंपरा है कि उस राज्य में उस व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता है जिस राज्य का वो निवासी हो। यानी कि राजस्थान के व्यक्ति को राजस्थान का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, तमिलनाडु के व्यक्ति को तमिलनाडु का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, उत्तर प्रदेश के व्यक्ति को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा। ये सारी चीजें किसमें आ जाती है? आर्टिकल 157 में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 158। आर्टिकल 158 में देखिए दोस्तों, आर्टिकल 158 में आ जाती है सेवा शर्तें। राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्त। देखिए दोस्तों, पहले इसमें इस शर्तों में आ जाती है कि राज्यपाल किसी भी राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। पहली चीज क्या आ जाती है? राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। दूसरा इसमें आ जाती है कि किसी भी लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। लाभ के पद पर कार्यरत नहीं होना चाहिए। तीसरा आ जाता है
कि राज्यपाल जब राज्यपाल के रूप में निर्वाचित होता है तो उसे सरकारी आवास, मेडिकल सुविधा, वाहन सुविधा, प्रदान की जाती है। दूसरा, सरकारी आवास, आपको पता होगा राजभवन, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो राज्यपाल का जो वेतन भत्ते होते हैं उन सब का निर्धारण, वेतन भत्ते का निर्धारण संसद करती है। कौन करती है दोस्तों? संसद करती है। एक पॉइंट और इसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल के जो सेवा शर्तें हैं उनमें कोई भी अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा, यानी कि लाभकारी परिवर्तन कर सकते हैं, अलाभकारी परिवर्तन कोई भी नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे यदि मैं बात करूं कि जब एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए, जब एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जाए तो उसका जो वेतन और भत्ते का जो निर्धारण होगा, उनका जो अनुपात होगा, वो अनुपात राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। राष्ट्रपति द्वारा तय किया जाएगा। यानी कि सपोज करो कि जैसे किसी व्यक्ति को राजस्थान और गुजरात दोनों का राज्यपाल बनाया गया है, जिसमें एक में उसको अतिरिक्त कार्यभार मिलेगा, एक का वो प्रमुख राज्यपाल होगा, तो उस समय उसका जो वेतन और भत्ते होंगे उनका निर्धारण राष्ट्रपति के द्वारा अनुपात में किया जाएगा कि राजस्थान उसको इस अनुपात में पैसा देगा और जो गुजरात है वो इस अनुपात में पैसा देगा। ये सारी चीजें इसमें की जाती हैं। दूसरा, यदि मैं बात करूं कि राज्यपाल का जो वेतन होता है बेटा, वो होता है 3.5 लाख रुपए महीने। 3.5 लाख रुपए प्रति महीना, और वो भी वेतन होता है कर मुक्त, यानी राज्यपाल के वेतन पर कोई भी कर नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, अब यदि मैं बात करूं कि इसमें पहले राज्यपाल के पद पर पेंशन का भी प्रावधान था, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने पेंशन के पद को हटा दिया गया, क्योंकि एक्चुअल में होता यह था कि जो राज्यपाल का जो वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन कहां से दिया जाता है? राज्य की संचित निधि से दिया जाता है, और राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। लेकिन पेंशन का जो प्रावधान था वो ये था कि राज्यपाल पद पर रहते हुए उस व्यक्ति को पेंशन जो दी जाएगी वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी, लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने इस पेंशन की वरीयता को खत्म कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है आर्टिकल 159, और 159 में आती है राज्यपाल पद की शपथ। 159 में आ जाती है शपथ। देखिए दोस्तों, वैसे भारत के संविधान में अनुसूची 3 के अंतर्गत सभी के शपथ का प्रावधान लिखा गया, लेकिन 3 को छोड़कर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल तीनों की शपथ का प्रावधान संविधान के अनुच्छेदों में लिखा हुआ है। और उसी क्रम में राज्यपाल की बात करूं तो राज्यपाल के जो शपथ का प्रावधान है वो लिखा गया है आर्टिकल 159। इसमें लिखा गया है कि राज्यपाल को जो शपथ दिलाएगा वो दिलाएगा उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी इसको जो शपथ दिलाने का काम करता है वो करेगा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। देखिए दोस्तों, यदि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो उच्च न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश उस समय राज्यपाल पद की शपथ दिलाएगा। वरिष्ठतम न्यायाधीश, आई बात समझ में। उसके बाद में आती है बेटा आर्टिकल 160। आर्टिकल 160 में आती है राज्यपाल के पद की रिक्तता।
पद की रिक्तता। देखिए दोस्तों, राज्यपाल पद की जो रिक्तता होती है वो कुछ असामयिक कंडीशनों में उस समय राज्यपाल पद की जो रिक्तता है उस समय काम करता है राष्ट्रपति, कुछ असामयिक शर्तों पर। यानी कुछ असामयिक कंडीशंस ऐसी हो सकती हैं, कुछ असामयिक शर्तों पर जो राज्यपाल, यदि राज्यपाल का पद रिक्त है तो उस समय राष्ट्रपति कुछ शर्तों पर काम करेगा। लेकिन जब राज्यपाल का पद रिक्त होता है, पद रिक्त होने की कंडीशन में दो चीजें होती हैं। देखिए दोस्तों, कौन कौन सी होती है। एक तो क्या किया जाता है कि किसी भी दूसरे राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है, अतिरिक्त कार्यभार दे दिया जाता है। या क्या किया जाता है, उस राज्य का एक कार्यवाहक राज्यपाल बना दिया जाता है, कार्यवाहक राज्यपाल। कार्यवाहक राज्यपाल किसको बनाया जाता है? कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको कार्यवाहक राज्यपाल बनाया जाता है। अतिरिक्त कार्यभार की यदि मैं बात करूं कि जैसे राजस्थान के अंदर 1991 में पहली बार स्वरूप सिंह जो कि गुजरात के राज्यपाल थे, उनको राजस्थान का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। कब दिया गया था? 1991 में। और पहला कौन था? स्वरूप सिंह। क्योंकि हम सबसे पहले स्वरूप की बात करते हैं, सुंदरता की बात करते हैं, तो हमको याद रखना है कि प्रथम जो अतिरिक्त कार्यभार वाला व्यक्ति राज्यपाल था वो कौन था? स्वरूप सिंह। उसके बाद यदि अंतिम कार्यभार वाले व्यक्ति की बात करें जो राज्यपाल बना था, वो 2014 में बने थे। कौन बने थे? श्रीराम नायके। कब बने थे? श्रीराम नायके, जो अंतिम व्यक्ति थे, अतिरिक्त कार्यभार वाले व्यक्ति थे। उसके बाद की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान के एक जो 44वें राज्यपाल थे, राजस्थान के 44वें राज्यपाल थे कलराज मिश्र। उससे पहले एक व्यक्ति और राजस्थान के राज्यपाल बने थे, कल्याण सिंह। और उन कल्याण सिंह को हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया था। दूसरा, कार्यवाहक राज्यपाल की बात करूं तो कार्यवाहक राज्यपाल में पहले जो व्यक्ति बने थे वो बने थे जगत शरण शर्मा। दूसरे व्यक्ति बने थे वेदपाल त्यागी। और जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा था वो रहे थे मिलापचंद जैन। मिलापचंद जैन। ये हो गया हमारा आर्टिकल 160। ठीक है। आर्टिकल 160 में आता है कि राज्यपाल का जब पद रिक्त होगा तो उस समय क्या क्या कंडीशन होंगी, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। उसके बाद में आ जाता है आर्टिकल 161। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। आर्टिकल 161 में लिखा हुआ है राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां। अब देखिए दोस्तों, राज्यपाल की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 161 में लिखी हुई है और राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां आर्टिकल 72 में लिखी हुई है। देखिए दोस्तों, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को ही क्षमादान की शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन राष्ट्रपति को कुछ विशेष शर्तें प्राप्त हैं, यानी कि कुछ विशेष विवादों में क्षमादान करने की शक्ति प्राप्त है, जैसे फांसी की सजा, मौत की सजा, ठीक है दोस्तों, इनको सिर्फ राष्ट्रपति माफ कर सकता है। दूसरा, कोर्ट मार्शल यानी कि सैन्य सजा, इन सभी को कौन माफ कर सकता है? राष्ट्रपति माफ कर सकता है। देखिए दोस्तों, क्षमादान शक्ति की बात करूं तो क्षमादान शक्ति 5 प्रकार से होती है। पहले आ जाती है क्षमा, दूसरा आ जाता है लघुकरण, तीसरा आ जाता है परिहार,
चौथा आ जाता है विराम, और पांचवी आ जाती है प्रविलंबन। ये 5 प्रकार की शक्तियां क्षमादान शक्ति में दी गई हैं। ये दोनों को दी गई है, लेकिन जैसे फांसी की सजा, मौत की सजा, सैन्य सजा, इन सब का जो विशेषाधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, राज्यपाल के पास में नहीं है। यानी कि राज्यपाल फांसी की सजा को माफ नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हमने राज्यपाल के आर्टिकल पढ़े हैं। सबसे पहला जो आर्टिकल पढ़ा हमने, यदि मैं बात करूं, देखिए दोस्तों, आर्टिकल 153 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल का एक पद होगा। आर्टिकल 154 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल कार्यपालिका का प्रमुख होगा। आर्टिकल 155 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 156 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। 157 में हमने पढ़ा कि 156 में कार्यकाल पढ़ा, और उसके बाद 157 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल पद के लिए योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। 158 में हमने पढ़ा कि राज्यपाल पद के लिए सेवा शर्तें क्या क्या होनी चाहिए। उसके बाद 159 में हमने राज्यपाल की शपथ का प्रावधान देखा, और 160 में हमने देखा कि राज्यपाल पद के लिए कौन कौन सी चीजें रिक्तता होनी चाहिए, यानी कि राज्यपाल का पद यदि रिक्त होगा तो उस समय क्या क्या कंडीशंस उसमें हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने लास्ट में पढ़ा कि 162 में पढ़ा कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्तियां हैं वो किस किस प्रकार से होती हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि राज्यपाल जो है उसके संबंधित आयोग कौन कौन से आए थे, उसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। शुक्रिया दोस्तों, देखते रहिए एकलव्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल को। आपको आगे से आगे इसी प्रकार सभी प्रकार की कक्षाएं, पॉलिटी का कंप्लीट कोर्स आपको करवाया जाएगा। धन्यवाद।